नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं दिनेश गौतम और आज जब ये कार्यक्रम आप जन जन मोदी देख रहे हैं तो उस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वीं जन्मदिन की सालगिरह हम मना रहे हैं। उनका 75वां जन्मदिन है ये। कम लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में आने वाले मौकों को बाकी तमाम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं, उसमें उत्साहित होते हैं, उत्सव की तरह मनाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने तमाम जीवनों को भारत में, भारत के बाहर लोगों की जिंदगियों को छुआ है। किसी ने कभी किसी के जन्मदिन पर अपनी अनुभूतियां व्यक्त की थीं और ये कहा कि जन्म दिवस पर आज तुम्हारे सुरभित हूं मैं, आह्लादित है मेरा भी मन, ऐसा क्यों है। खुद को कईयों बार बधाई दी है मैंने, खुद को कईयों बार संवारा, ऐसा क्यों है। कहते हैं निज से बढ़कर कुछ भी ना होता, निज से बढ़कर तुम लगते हो, ऐसा क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके का सशक्त नेतृत्व देश को दिया, जिस तरीके की दुश्वारियों से और ऐसी जो सालों से लटकी हुई समस्याएं थी जिनका लगता था कोई निदान नहीं है, उनका निदान कई बार बड़ी सरलता से कि देखो ऐसा भी हो सकता था, उन्होंने किया। वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन कैसे बनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो उन लोगों से हम समझने के लिए यहां पर मौजूद हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किताब की तरह पढ़ा और फिर उन पर कोई किताब लिखी। मेरे साथ उदय माहुरकर जी मौजूद हैं जिन्होंने, जबकि नरेंद्र मोदी अभी संगठन के लिए, पार्टी के लिए काम ही कर रहे थे, दिल्ली में मौजूद थे, उनको उस दौरान गुजरात वापस भेजे जाने के बारे में सोचा जा रहा था, लेकिन भूमिका क्या होगी ये अभी किसी ने नहीं सोचा था। तब उन्होंने कह दिया था कि अब तो ये लग रहा है मुख्यमंत्री, और सिर्फ मुख्यमंत्री तक यात्रा महदूद नहीं रहेगी, उसके बहुत आगे तक जाने वाली है। हमारे साथ गौतम चिंतामणि जी भी मौजूद हैं। गौतम चिंतामणि जी ने भी नरेंद्र मोदी, उनकी व्यक्तिगत तरीके से नरेंद्र मोदी को समझना, व्यक्ति की एक श्रेष्ठता जो होती है वो किस तरीके से परिलक्षित होती है उसके काम करने के तरीकों में, और कैसे रिजल्ट होती है बहुत सारे लोगों के कल्याण में, ये उन्होंने किताब में लिखा है, उनसे भी समझेंगे। चुनाव के तरीके से किसी व्यक्ति को भारत में, भारत के लोकतंत्र में कैसे कोई व्यक्ति चुना जाता है और कैसे वो व्यक्ति, ये कहा जाता है कि हाँ ये हैक करता है लेकिन दिलों को हैक करता है, जिसको आप समझते हैं मशीनों को हैक करता है। प्रदीप भंडारी मेरे साथ मौजूद हैं, सेफोलॉजिस्ट रहे हैं, पत्रकार रहे हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उन्होंने भी कई किताबें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लिखी हैं। कहते हैं कि आप किसी किताब को पढ़ लीजिए तो किसी व्यक्ति की जीवन भर की मेहनत को आप कुछ एक घंटों में अपने अंदर आत्मसात कर सकते हैं। तो आज इन लोगों ने जो मेहनत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझने में, आइए बहुत जल्दी से समझते हैं उनकी यात्राओं को और किताब में किस तरीके से उन्होंने उसका वर्णन किया है। उदय जी, आपसे शुरुआत करूंगा। ये बहुत लोगों को ये ब्लेसिंग होती है कि वो कुछ चीज़ों को वक्त से पहले समझ जाते हैं। नरेंद्र मोदी खुद के बारे में भी ये कहते हैं कि मुझे कुछ चीज़ों का एहसास बहुत पहले हो जाता है। लेकिन मोदी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ों का एहसास पहले कैसे हो गया था? देखिए, मेरा उनका संबंध 1987 से है। पहली बार मैं उनसे 1987 में मिला जब मैं इंडिया टुडे में शिफ्ट हो रहा था इंडियन एक्सप्रेस से, और 1990 से मैं उनसे बिल्कुल गहरे संपर्क में रहा हूं। तो उनकी जो विजन है, दृष्टि है, उनका काम करने का तरीका है, एक समाज हित में सोचने का जो तरीका है, इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी का उपयोग है, ये सब क्वालिटीज मैंने देखी। तो मुझे देखिए, पहले भी मैंने कई चीफ मिनिस्टर देखे हुए थे गुजरात में, उनके पहले। तो मुझे ऐसा लगा कि ये व्यक्ति बड़ा आदमी। अब मैं आपको मेरा पहला जो उनसे एनकाउंटर वो आपको मैं बताता हूँ। 1987 में जब मैं मिलने गया उनको, तो मेरे एक गुरु थे किरीट भट्ट करके, मेरे चीफ रिपोर्टर थे। हम दोनों को मिलने गए जी। मैं किताब भी तब तक देखता चलता हूँ और आपकी गुजरात पे एकमात्र किताब है। ये है सेंटर स्टेज इनसाइड नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, ओनली बुक ऑन इज गुजरात टेन्योर। गुजरात में किए गए उनके कार्यों पर आधारित एकमात्र किताब है जो उसको विस्तार से और उसकी इनसाइड स्टोरी बताती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल जी। तो आप क्या कह रहे थे? तो हम जब मिलने गए उनको, 1987 मार्च की बात होगी मेरे ख्याल से, तो हमने उनसे एक आधा घंटा चर्चा की, मैं और मेरे चीफ रिपोर्टर किरीट भट्ट, जिनको मैं गुरु मानता था उस टाइम पे, है ना। जब हम नीचे उतरे, फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस थी उनकी, कानपुर में, हमारे इंडियन एक्सप्रेस के ऑफिस के बिल्कुल बगल में थी जी। हम नीचे उतरे, उस टाइम पे उन्होंने जो टिप्पणी की, वो टिप्पणी आज बिल्कुल स्पष्ट लगती है, एकदम सही लगती है मुझे। उन्होंने कहा कि माहुरकर, ये बड़ा ऊर्जावान आदमी है, नई ऊंचाई है ये पार करेगा। ये उनका
भविष्यवाणी थी। फिर एक बार माधव सिंह सोलंकी नाम के एक चीफ मिनिस्टर हो गए, बड़े फेमस जी जी जी, जी। उन्होंने मुझे कहा कि उदय ये नरेंद्र मोदी बड़ा आदमी बनेगा। फिर चिमन पटेल जो गुजरात के चीफ मुख्यमंत्री थे, बड़े फेमस, उन्होंने मुझे कहा कि नरेंद्र मोदी बड़ा आदमी बनेगा। समझा आप? तो मेरा खुद का मूल्यांकन, दूसरे बड़े बड़े लोगों की भविष्यवाणियां, उससे मुझे लगा कि बड़े आदमी बने। अच्छा, एक बात बताइए आपने, क्योंकि हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि प्रेरणा ले सके वो पीढ़ी जिसको आगे राष्ट्र निर्माण में बिल्कुल संकल्प के साथ लगे रहना। तो एक बात बताइए, किसी व्यक्ति को महान क्या बनाता है? उसको जो प्रकृति प्रदत्त उसके अंदर गुण होते हैं, उसका जो टैलेंट होता है, प्रतिभा, वो महान बनाती है, या उसका डिसिप्लिन, उसका संकल्प, उसका अनुशासन उसको महान बनाता है? दोनों का उसमें रोल है, दोनों क्वालिटीज का रोल है, एबिलिटीज और डिसिप्लिन और कमिटमेंट, दोनों, इन तीनों का रोल है इसके अंदर। और जब इतिहास अगर ये किताब बहुत, ये कोई भी आदमी पॉलिटिक्स में आने का आदमी अगर एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता है अच्छा, उसके लिए किताब एक तरीके से गीता है। कोई भी व्यक्ति, जो भी आदमी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता है, सुशासन देना चाहता है। अच्छा, इसमें आपने एक वो जो रिफाइनमेंट आपने जगह जगह पर मार्क किए कि हाँ गुंजाइश है, ये शायद ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल। बाद के दिनों में आपने उन पे सुधार होता भी देखा है क्या? हाँ, बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है। देखिए, नरेंद्र मोदी में एक जो क्वालिटी जो कई लोगों में नहीं है, कई पॉलिटिशियन में नहीं है, ज्यादातर लोगों में नहीं है, वो अपनी गलती सुधार लेते हैं। ये आसान नहीं होता है, खास तौर से तब जब आप पावरफुल हों, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हों, तब कोई आईना लेकर आपके सामने खड़ा हुआ हो और आपकी कमियां भी आपको बता रहा हो, और आप उन कमियों को बेशक एडमिट ना करें पब्लिकली, लेकिन उसको सुधारते रहें, और फिर उन सुधारों को लेकर आप एक और सोपान पर, नए सोपान पर पहुंच जाएं। जब वो डाउन ट्रॉडन सोसाइटी के लोगों के बैठकर पैर धो रहे होते हैं, तब भी वही भाव दिखाई देता है कि जिनको आज तक उपेक्षा मिली है, उनको इस समय स्वीकृति मिलनी चाहिए और उनका सम्मान होना चाहिए। वही नॉर्थ साउथ डिवाइड को फिल करने वाली बात में भी दिखाई देता है, और वो वहीं पर वो नीर शीर विवेक दिखाई देता है, जहां वो मुल्क जो शायद भारत के अगेंस्ट खड़े हुए दिखाई दे, वो टर्की ही क्यों ना हो, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसकी भूमिका आपको मालूम होगी, लेकिन अगर उसको कभी मान लीजिए वहां जलजला आ गया, भूकंप आ गया और वहां इंसानियत को मदद की जरूरत है, तो नरेंद्र मोदी आगे खड़े हुए दिखाई देते हैं। यही है नरेंद्र मोदी। लेकिन प्रदीप भंडारी, आपने चुनाव कहते हैं एक अलग बॉल गेम होता है, आपका एक व्यक्ति होना, आपका एक प्रोजेक्शन होना, और जनता में स्वीकार्यता चुनाव के हिसाब से, ये बड़ी अलग अलग चीजें हैं। आपने चुनाव भी पढ़े हैं और नरेंद्र मोदी को भी पढ़ने की कोशिश की है, आपने क्या देखा है? देखिए दिनेश जी, पिछले 11 साल में मैं 400 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज ट्रैवल किया, और इनमें मैंने बहुत तरीके के लोगों से बात करी, और मैंने ये देखा कि मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा कि किसी भी एक व्यक्ति ने मुझे ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम नहीं किया। तो जो आलोचना भी करता था, मैं पूछता था क्या नरेंद्र मोदी की सरकार ने काम किया है, बोलता काम जरूर किया है। और मैं जब 11 साल पहले की बात करूं, एक सबसे बड़ा चेंज जो वो लोगों के बीच में लेके आए, उन्होंने पॉजिटिव पॉलिटिक्स की शुरुआत करी, और उन्होंने कहा कि काम भी एक वोट बैंक हो सकता है। सो हिज वोट बैंक इज वर्क, जो वर्क बैंक मैं कहता हूं, जो अभी तक के हिंदुस्तान के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं था। मैं एक छोटा उदाहरण दूंगा। मैं जब पहले त्रिपुरा में गया था, एक चोरीलाम करके जगह है, तो त्रिपुरा जब आपको दिल्ली से जाना होता था, आप अगर 2015-16 में जाएं, तो आपको दिल्ली से अगरतला की डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती थी। तो जब मैं उस वक्त गया था तो मुझे एक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिली थी। उसके बाद में जब मैं 23 में गया था, मुझे दिल्ली से अगरतला की डायरेक्ट फ्लाइट भी मिली, और फिर एक ट्राइबल इलाके चोरीलाम करके गया। मैं वहां देख रहा हूं दूर दराज के पहाड़ के अंदर प्रधानमंत्री आवास के घर बन रहे हैं। लेकिन मुझे यह हैरानी होती है कि आपने मोदी 3.0 के संदर्भ में लिखा हुआ है हायर, स्ट्रॉन्गर, बिगर। ये मतलब जनता तो बहुत सारे लोगों में, और खासतौर से पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स तो ये समझ रहे थे कि पहला बहुत मजबूत, दूसरा भी मजबूत उनका टर्म रहा, लेकिन इस बार के टर्म पे सहयोगियों पर बहुत निर्भरता हो गई उनकी। तो ये आपने कैसे कहा कि ये पहले से मजबूत है और पहले से ज्यादा सशक्त है? देखिए, मैंने एक चीज देखी है, कोई दुनिया में ऐसा नेता नहीं है जो जितना ज्यादा गवर्नेंस में रहता है उसको उतने ज्यादा जनता चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में मैं जब 2017 में ट्रैवल करता था, तो मुझे जो है लोग जितना उनकी तरफदारी, उनके काम की बात करते थे, 19 में और ज्यादा करते थे। 24 में मैं जब किया तो और ज्यादा कर रहे थे। तो मैंने ये देखा कि जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम का जो स्कोप है और लोगों तक पहुंचने की बात है, वो और बढ़ती जा रही है। तो दिस विल गिव द कॉन्फिडेंस टू द लीडर टू फर्दर इंप्लीमेंट नेशन फर्स्ट स्टेप।
तो आप देखिए थर्ड कार्यकाल के अंदर भले वो जीएसटी पास करना हो गया, भले वो नेशनल सिक्योरिटी के स्टेप्स लेना हो गया, एक भी ऐसा स्टेप नहीं है, भले वो सिविलाइजेशन हो गया, भले वो प्रो मिडिल क्लास हो गया, या भले वो प्रो पुअर हो गया, प्रधानमंत्री जी की एनर्जी बढ़ी है। पॉलिटिकल चुनाव जीत और हार तो आगे चलती रहती है, एंड इनफैक्ट आफ्टर 3 इलेक्शंस ही इज ग्रोन स्ट्रॉन्गर। अच्छा, एक चीज और बताइए, इलेक्शंस में आप देखते हैं कैंपेन के समय एकदम न सोने का वक्त होता है, न खाने का वक्त होता है, तमाम लीडर्स के साथ ऐसा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहज क्यों दिखाई देते हैं 24 घंटे कैंपेन के दौरान भी? उधर काम भी कर रहे होते हैं, उधर रैलियां भी कर रहे होते हैं। आपने क्या पढ़ा उसमें? देखिए, मैंने एक बहुत बड़ी बात कही, अधिकतर नेता जब कैंपेन होता है, जब चुनाव करीब आता है, तब वो जनता से जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे 365 दिन जनता से जुड़ते हैं। तो उनके लिए जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम हो रहा है, अगर एक बच्चा पूरे समय पढ़ेगा तो एग्जाम के अंदर उसको आखिरी में कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो वो तो भले चुनाव आए ना आए, उनका जनता से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो उनके लिए तो चुनाव इज जस्ट अ मैटर ऑफ कोर्स। तो आज एक तरीके से 75वां जन्मदिन, मतलब हीरक जयंती, हीरा बा का बेटा जिसकी चर्चा यहां हो रही है, उसकी हीरक जयंती, और उस पे किताब जिसमें मिड वे बैटल की बात, मतलब खास तौर से जब आप मझधार में होते हैं, जब आप बीच में किसी काम के होते हैं, वहां पर मुश्किलें सबसे ज्यादा। और ये बीच तय कैसे होता है? सवाल यह है कि अगर एक एंड तय हो गया, दूसरा एंड तय हो गया, तो आप बीच तय कर सकते हैं। तो आप बीच कैसे तय करेंगे जब किताब में आपने लिखा हो मिड वे बैटल? गौतम चिंतामणि मेरे साथ मौजूद हैं। गौतम साहब, ये आपने, मैं लेना चाहूंगा जी। आज 75वां जन्मदिन है प्रधानमंत्री का जी। ये किताब तब लिखी गई थी जब इंडिया वाज एट 75, एंड एट दैट पॉइंट मुझे ऐसा लगा कि भारत का जो इंडिपेंडेंट भारत का इतिहास है, 5000 साल पुराना कल्चर रिकॉर्डेड है, उससे पहले के भी अभी प्रमाण मिल रहे हैं हमें, बट द फैक्ट रिमेन्स कि एक यंग नेशन जब 75 का होता है, एट व्हाट पॉइंट आर वी स्टैंडिंग, एंड वी वर वेरी लकी टू हैव मिस्टर मोदी एज द प्राइम मिनिस्टर। सो मेरे लिए मिड वे बैटल, आई कम फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, दोनों फादर इन लॉ फौज में हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मोस्ट डिसाइसिव बैटल मिडवे, द बैटल ऑफ मिडवे था। तो ये टाइटल वहां से इंस्पायर्ड हुआ है, एंड ये कोविड टाइम के दौरान लिखा गया था। तो उस टाइम पे पूरे वर्ल्ड को एक लीडरशिप क्वालिटी से, क्राइसिस से निकालना, I think the role that Mr. Modi played at that time was a very very important role. So मेरे लिए मिडवे ये था कि थोड़ा फिल्मों का भी बैकग्राउंड है मेरा, तो पिक्चर अभी बाकी है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि लाइक प्रदीप अभी आर्टिकुलेट कर रहे थे कि मोदी 3.0 इज फार मोर सक्सेसफुल देन 2 and 1। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे देखते हैं एक थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर को, द काइंड ऑफ अचीवमेंट्स, द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट इंडिया अभी जिस कागार पे इंडिया है, अगर आप दुनिया भर में देख रहे हैं, उथल पुथल मची हुई है। बाय दैट कंपैरिजन इंडिया काफी पीसफुल, काम, प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ रहा है एंड सबके साथ बढ़ रहा है। सो वो पॉइंट कैसे पहुंचे, किस जगह पहुंचे, अभी उदय जी की भी किताब की बात कर रहे थे। गुजरात मॉडल कहिए, जब वो नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट हुआ और जब वो ग्लोबल लेवल पे इंप्लीमेंट हो रहा है या इंस्पायर कर रहा है, दैट इज वेयर मिडवे बैटल कम्स इन। ये मुझे याद है कि जीएसटी के समय मैं किसी कांग्रेस लीडर के पास इंटरव्यू के लिए गया था, तो मैंने कहा कि आप हाउ डू यू लुक एट इट? उन्होंने कहा देखो यार, उन्होंने इंदिरा जी को कोट किया, उन्होंने कहा कि इंदिरा जी कहती थी कि नेवर एवर रॉक द बोट। ये इट इज लाइक रॉकिंग द बोट एंड इट इज गोइंग टू बी काउंटर प्रोडक्टिव, इट इज गोइंग टू बैकफायर बैडली। ये उनके शब्द थे। 3-4 साल बाद में उनसे फिर से मिला, खासतौर से मैंडेट जब फिर से आया और वो पहले से ज्यादा मजबूत मैंडेट आया, तो मैंने उनसे कहा कि आप कह रहे थे कि ही इज रॉकिंग द बोट एंड ही इज गोइंग टू सफर बिकॉज ऑफ दिस। ये तो पहले से बढ़ा हुआ मैंडेट है, आप इसको कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्थापित मानदंड और बड़ी जो स्थापित परंपराएं और परिभाषाएं थी, वो उन्होंने बदल दी जी। तो ये स्थापित परंपराएं, मान्यताएं, ये कैसे, कब और कौन बदलता है? ये एक ऐसा ही लीडर बदलता है जिसको रियलिटी का एहसास हो। नरेंद्र मोदी है कि ही रिस्पॉन्ड्स टू अ ट्वीट, जैसे आपने उदय जी को भी सुना कि अगर कोई बात बोली जाती है तो ऐसा नहीं है कि उनकी नज़र से दूर है ये बात। किसी को अगर आप कहें कि तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाया करो और उसके बाद तुम नियमित सात्विक आहार खाया करो, शाम को जल्दी सो जाया करो, रात में बहुत देर तक जागा मत करो, फोन से थोड़ा दूरी बना के रखो, ये बातें ऐसी हैं जो वाकई आदर्श स्थिति में वैसा होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक रूप से जब आप उसको करने के लिए कहते हैं, 4 बजे जब उसको उठना पड़ता है, उठ के दौड़ लगाना पड़ता है,
तो कई बार जो कहने वाला होता है उसके लिए उसके मन में गुस्सा भी आता है कि तुमसे मुझसे क्या करा रहे हो। और ये खास तौर से हिंदुस्तान जैसी जगह पर जहां 4 लोग आपको ये भी कहने वाले अरे सोने दो ना 12 बजे तक, उसकी अपनी जिंदगी है, इट इज हिज लाइफ, व्हाई आर यू बॉदरिंग हिम। वैसे में जब बहुत सारे लोग इस तरह का लॉलीपॉप लोगों के लिए एक चूरन देने के लिए तैयार हैं, वैसे में मोदी अपने डिसिप्लिन के साथ जनता को लेते हैं और जनता चलती है। माहुरकर साहब ये बड़ा मुश्किल है, घर में पिता की नहीं सुन रहे हैं लोग आजकल। वैसे में एक ऐसा नेतृत्व, मेरा तो अनुभव है हाँ, कि कबीर में से बात चल रही है, मेरी बड़ी दिलचस्प बात चल रही है, उनको भी बड़ा मजा आ रहा है और तुरंत को लगता है कि मेरा टाइम हो गया, उधर वो बाद में बात करूंगा मैं, मुझे निकलना है, बिल्कुल काट देते हैं, बिल्कुल टाइम को हुआ तो काट ही देते हैं बात को। ये डिसिप्लिन है उनका। जैसे बिहार की बात होती है या यूपी की फॉर दैट एक्सटेंट, जहां पे भी जातीय जकड़ बहुत मजबूत है, और भारत के चुनावों के संदर्भ में भी सिफोलॉजिस्ट ने भी कुछ चीजों को थंब रूल बना रखा था। ये तो ऐसे ही चाल लेगी वाली बात थी, जैसा गाड़ियों में पीछे कई जगह लिखा रहता है, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन वहां भी चीजें बहुत बदली। जिन पैटर्न्स पर वोट पड़ते रहे, कई जो समीकरण, कई जैसे कई जगहों पर कुछ MY कोई मसलन समझ लीजिए, उनसे भी हटकर कुछ ट्रेंड्स देखने को मिले हैं। नरेंद्र मोदी के सेंटर स्टेज में रहते हुए ऐसे कौन से स्थापित ट्रेंड हैं जो आपने सिफोलॉजिस्ट होने की हैसियत से ऑब्जर्व किए? पीएम नरेंद्र मोदी ने नया MY एस्टैब्लिश किया है, वो है महिला और युवा का MY। महिला अगर डिसाइसिवली कोई वोटिंग आउटकम को इंपैक्ट करती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में है। ही इज द मोस्ट इंक्लूसिव एंड जेंडर सेंसिटिव लीडर। दुनिया में आप एनालाइज कर लीजिए, जितना महिलाओं का समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पड़ा है, किसी विश्व के नेता को नहीं पड़ा है, अक्रॉस कास्ट लाइन। पहले लोग क्या कहते थे उत्तर प्रदेश के अंदर कि भाई भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण और बनिया का ही वोट मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर तबके के वोट को इंक्लूड किया। यह बहुत बड़ी बात है और इसका एक पीछे रीजन है। कोई आज देश के अंदर नेता ऐसा नहीं है जिसको 15 साल से ज्यादा जमीन पे ट्रैवल करने का जो है एक्सपीरियंस हो, 20 साल से ज्यादा संगठन का एक्सपीरियंस हो, 22 साल से ज्यादा गवर्नेंस का एक्सपीरियंस हो। विच मींस कि कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है गलत फीडबैक नहीं दे सकता। ही इज हिमसेल्फ नोइंग व्हाट इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले इस किताब में उसका उल्लेख है, 400 कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने 400 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने पांव रखा था। प्रधानमंत्री बनने के पहले भारत के 400 जिलों के अंदर वो जा चुके थे प्रधानमंत्री बनने के पहले। गौतम चिंतामणि, कोई अगली किताब 75 नॉट आउट, खासतौर से तब जब लोग ये कहते रहे कि 75 को लेकर एक डेडलाइन सेट कर दी गई है, कई लोग चुटकी वाले अंदाज में मार्गदर्शक मंडल की भी बातें करते रहे। कोई नई किताब आपके जहन में है आगे? नहीं, आई थिंक सही मायनों में देखा जाए तो पिक्चर तो बहुत बाकी है, और ये दिस इज द मिडवे पॉइंट इन नरेंद्र मोदी द ग्लोबल आइकॉन। आई थिंक जो दुनिया की अभी हालत है एंड उसमें द वे इंडिया इज नेविगेटिंग द वर्ल्ड, तो वी आर जस्ट सीइंग द फर्स्ट फ्यू चैप्टर्स ऑफ नरेंद्र मोदी ग्लोबल आइकॉन स्टोरी। तो डेफिनेटली देयर आर मेनी बुक्स हियर इन लीडरशिप एंड मॉडल ऑफ गवर्नेंस। और यही बात नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाती है, और इसीलिए इन किताबों के बारे में आप ये कह सकते हैं कि इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें, अगली लाइन जो शायर ने लिखी वो ये है कि ये किसी शख्स की यादों को भुलाने के लिए नहीं, यहाँ किसी शख्स की यादों को दिलाने के लिए है। और उसके लिए हुए संकल्प, अगर हम भारत माता से उतनी ही शिद्दत से प्यार करते हैं तो वो उनके संकल्प हम सब के संकल्प भी होने चाहिए। आप सबका यहाँ पधारने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत धन्यवाद। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर।